तो हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने पाइपॉइंट क्लासेस में। ठीक है, मैं पंकज चौहान लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक वीडियो। ठीक है ना, जिसका टॉपिक है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, क्लास 10th का। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे ऊपर एक बार टेस्ट करके देखिए। ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। ठीक है, एक बार देखो कि एक्चुअली में सही है, वीडियो अच्छी है। अब अच्छी लगे तो आप क्या काम करना, लाइक कर देना, शेयर करना, और अच्छी नहीं लगे तो भाई आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में हम आज का टॉपिक उठाने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, एक्चुअली में मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता चल जाना चाहिए कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एक्चुअली में आए कहां से। ये है मेटल और नॉन मेटल दोनों के दोनों, ये है आपके एलिमेंट। क्या है ये? एलिमेंट। ठीक है जी, ये दोनों जो हैं आपके एलिमेंट ही है, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, यानी एलिमेंट को हमने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? एक तो हो गया आपके मेटल और दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल। समझ में आई बात या नहीं? तो ये क्या है जी, अगर देखा जाए तो ये मेटल और नॉन मेटल ये टाइप है किसके? एलिमेंट के। किसके टाइप है? एलिमेंट के ही टाइप है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आज की डेट में हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए 118 एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे। कि जहां पर हमने क्या काम कर रखा है, जहां पर जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट देखने को मिलेंगे कि भैया 118 है। इन 118 एलिमेंट में से हमने क्या काम कर दिया है, कुछों को क्या कर दिया है, मेटल में डिवाइड कर दिया है, और कुछों को क्या कर दिया है, नॉन मेटल में डिवाइड कर दिया है। बस ये है आपके मेटल और नॉन मेटल के बारे में। अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अगर आपके सामने आ जाए कोई सा भी, मैं लिख दिया मान के चलो जी Mg है, ठीक है ना, या फिर Ca है, या फिर मैंने लिख दिया Cl है, या फिर मैंने आपको लिख दिया कॉपर Cu है, तो इनमें से कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, आप कैसे इसको डिफाइन कर पाओगे, या मतलब कैसे आपको पहचान होगी कि भैया कौन सा इनमें से मेटल है कौन सा इनमें से नॉन मेटल है। तो सबसे पहले तो मेटल और नॉन मेटल को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आपको यही पता चलना है कि भैया ये आपको पहचान कर लेने की मेटल कौन से और नॉन मेटल कौन से। तो अभी हमें क्या काम कर लेना है, अभी हमें ये देखना है, पहचान करनी है एक्चुअली में कि मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, तब हम इनकी डेफिनेशन पे आएंगे। ठीक है, एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि भैया जो एलिमेंट है, एलिमेंट के ही टाइप्स हैं ये, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो जिनके आउटर मोस्ट सेल में, क्या बोला मैंने, जिनके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3 तक इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्या बोला? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो मेटल है आपके। लेकिन जिनके आउटर मोस्ट सेल में, क्या बोला, जिनके आउटर मोस्ट, ठीक है ना, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाए जी, 4 से ज्यादा, मोर देन 4, क्या आ जाए, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो सारे के सारे नॉन मेटल की कैटेगरी में है। सही है। या एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, क्या बताता हूं, एक और शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या है जी, शॉर्ट ट्रिक देखो, जिनके लास्ट में क्या आ जाए, यम आ जाए, YUM, यम आ जाए, जिनके लास्ट में आप नाम लो किसी भी मतलब कि एलिमेंट का, ठीक है ना, अगर उनके लास्ट में यम आ रहा, यम, तो समझ जाना वो मेटल है। जैसे अभी मैंने बोला सोडियम, SOD, ठीक है ना, यम आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, यम, यम आ जाए जिनके लास्ट में, सॉरी UM, यम, यम आ जाए लास्ट में, तो समझ जाना वो क्या है, और वो भैया सारे के सारे मेटल है। क्या है? मेटल है। ठीक है, YUM, हम यम आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, यम, ध्यान रखो, यम। और जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके मेटल हैं। जिनके लास्ट में क्या आ जाए, यम आ जाए, YUM, यम आ जाए, वो सारे के सारे मेटल हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में क्या नहीं आते, जिनके लास्ट में भैया यम नहीं आता, लेकिन फिर भी वो क्या है, फिर भी वो मेटल है। उनको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उनको डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास में सबसे बेटर तरीका है। ये तो आपकी ट्रिक होगी जी, भैया जिनके लास्ट में यम आ रहा है तो उनको क्या होगे, वो सारे के सारे मेटल हैं। और जिनके कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं जिनके लास्ट में यम आता ही नहीं है, फिर भी वो मेटल्स हैं, लाइक दैट, जैसे आयरन, क्या बोला मैंने, आयरन हो गया, ठीक है ना, कॉपर हो गया, कॉपर, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मतलब कि आयरन, कॉपर, सॉरी आपका हो गया निकिल, कोबाल्ट, ठीक है ना, ये सारी, जिंक, ये सब के सब मेटल है, बट इनके लास्ट में क्या नहीं आ रहा, इनके लास्ट में यम नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मेटल है। तो इनको डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया, जिनके लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए वो मेटल है, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में कितने आ जाए, मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो नॉन मेटल है। इतनी चीज क्लियर? क्लियर है भैया, ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आ गई। चलो अब देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, जैसे 12 mg है, क्या बोला मैंने, 12 mg,
सही है, 12 अंकीय। अब ये मेटल है नॉन मेटल, इसको देखने के लिए के, एल, एम और एन ये सेल देखने पड़ेंगे। आपको पता तो है ये के, एल, एम, एन क्या है, ये सेल होते हैं। सही है, क्या होते हैं, ये सेल होते हैं। जैसे मान के चलो ये एटम हो गया, आपने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ रखा होगा। इसका एक सेंटर होता है और उसमें क्या होते हैं, ये इस टाइप से सेल होती हैं जिनको हमने नाम दे दिया है के, एल, एम और एन, इस टाइप से। ये के में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, एल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं। एम में 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो और एन में कितने भर सकते हो भैया, 32। ये इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो चलो, तो मेरे पास में 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन भरने, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो पहली क्लास में 2 भर दो, पहली क्लास में 2 भर दिया तो मेरे पास में कितने बचे, 10। अब बोलोगे सर अब मेरे पास में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के को दे दिए तो मेरे पास में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए मैंने, क्योंकि एल में 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, 8 से कम भर सकते हो। कितने हो गए टोटल, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे पास में तुम बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो कितने बच गए, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। तो इसके लास्ट में देखो ये है आउटर मोस्ट सेल, लास्ट वाली जो क्लास होती है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन है जी, आप बोलोगे सर 2। तो मैंने बोला ना जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए ये मेटल है। क्या है जी, इसलिए ये मेटल है। कंफर्म चीज समझ में आ रही है नहीं। दूसरा मैंने ये मैग्नीशियम है, वैसे भी पता चल रहा है हमें कि भैया इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लास्ट में यम भी आ रहा, वैसे भी पता चल रहा है। दूसरा मैंने बोला अभी कैल्शियम बोला, कैल्शियम Ca 20 है ना, कैल्शियम इसके लास्ट में यम आ रहा, फिर भी पता चल रहा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, आप बोलोगे सर 2। इसमें कितने भरेंगे सर जी, आप बोलोगे 8, 8 और 2 कितना हो गया 10। मेरे पास कितने बच गए, मेरे पास बच गए, आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। 10 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन भैया इसमें भर दोगे, ठीक है। 10 में जो भी बच गए आपके फिर वो कूद कर यहाँ पर आ जाएंगे, 8 और 2 10 और 2 12, कितने बच गए 12 और 8 20। तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे क्या है, मेटल है। एक और ट्रिक याद रखना भैया, ट्रिक, ठीक है, क्या ट्रिक है, जो आपके 20 से लेकर 20 टू 30 तक सारे के सारे क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है सारे के सारे। ध्यान रखना, कितने बोला, 20 से लेकर 30 से 20 से लेकर 30 तक ये सारे के सारे क्या है, आपके मेटल है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, एक और ट्रिक मैंने आपको बता रखी है कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 4 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, समझ जाना वो सारे के सारे क्या है, मेटल है। सबके सब क्या है जी, मेटल है, ठीक है। कंफर्म चीज इतनी समझ में आई। अभी एक और चीज, जैसे मैंने अभी बोला अभी एल्युमिनियम, Al, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना होता है, आप बोलोगे सर 13 होता है। जल्दी से ब्रेक डाउन करो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, 8 और 2 10, कितने बच गए मेरे पास में 3। आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या हो गया, मेटल हो गया। क्या हो गया, मेटल। समझ में आ गई बात, इतनी कंफर्म होगी। अब देखो, अब डेफिनेशन देखो जरा, मेटल्स क्या है। मेटल्स आर द एलिमेंट व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब मेटल जो होते हैं ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मैंने भी बताया ना एलिमेंट्स का ही टाइप होता है मेटल, ठीक है ना। तो मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, तो ये क्या काम करेगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव के 2 चार्ज आ जाएंगे। यही तो बोला है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मेटल के, उनको वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर, इसलिए ये मेटल है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों के तीनों को इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इसके ऊपर कितने चार्ज आएंगे, आप बोलोगे सर +3 चार्ज आएंगे। ये होते हैं मेटल। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है ना। मैं दोबारा से, ठीक है ना, फिर से आपको वो डाउट अगली वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, कि एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है। तो मेटल समझ में आए, मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाते कब, जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जैसे इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 3 पॉजिटिव चार्ज बना दिए। तो ये तो हो गया आपके मेटल। सही है जी, क्या बोला मैंने, ये तो हो गया आपके मेटल। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है कि भैया जो बच गए ना आपके वो सब नॉन मेटल है, यम जिनके लास्ट में नहीं आ रहा ना वो सब नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ऑक्सीजन बोला, मैंने अभी क्या बोला जी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसको भी के, एल, एम और एन में डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे पास में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए भैया, कितने बच गए 6।
6 में से आप बोलोगे सर इसमें तो 8 हट सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। क्या 6 इलेक्ट्रॉन में भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो भाई। 8 से ज्यादा नहीं भर सकते, 8 से कम कितने भी भर दो इसमें। तो मेरे पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। तो इसका भी एटॉमिक नंबर 8 था, तो 8 भर दिए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। मैंने वही तो बोला, जिनके आउटर मोस्ट सेल में मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे के सारे मेटल है, सॉरी नॉन मेटल है। देखो तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बोलोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हो गया ना, हो गया ये क्या? नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल हो गया। अगर मैंने बोला सर क्लोरीन 17, बताओ ये मेटल है नॉन मेटल है? तो आप बोलोगे सर पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 8 और 2 10, अब बच गए 17, 7 बच गया। तो आप बोलोगे सर इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया? आप बोलोगे सर नॉन मेटल। क्या हो गया? ये भी नॉन मेटल हो गया। मैंने बोला सर अभी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मेटल है नॉन मेटल? इसका होता है 7, तो आप तोड़ दो इसको 2, पहली क्लास में मेरे पास में कितने बच गए? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे सर इसके आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी 4 से ज्यादा है, तो ये भी क्या हो गया? नॉन मेटल। क्या हो गया? ये नॉन मेटल। कंफर्म चीज समझ भाई? अब नॉन मेटल किन्हें कहते हैं जरा सोचो। यहाँ पर देखो, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन कर देते हैं, ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को, और लेने के बाद में क्या आ जाता है? इन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉनों को लेंगे और लेने के बाद में अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे भैया? मैंने आपको बताया यहाँ पर कितने की कमी है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे ना इनको, सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, क्योंकि 8 ही तो जरूरत थी। ठीक है, अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सर 6, तो इसको 8 कंप्लीट करने में कितने, इस वाली क्लास को 8 कंप्लीट करने में कितने की जरूरत है? आप बोलोगे सर 2 की जरूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 8 नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाता? इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर 2 माइनस आ गया। समझ में आई बात या नहीं? अब बोलोगे सर इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत थी? आप बोलोगे सर 7 तो हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया बाहर से, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इस पर कैसा चार्ज हो गया? आप बोलोगे सर माइनस का चार्ज हो गया। नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन को भी 8 करना था, ठीक है ना, आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट करने हैं, इन सभी को 8 कंप्लीट करने होते हैं। अब कितने बच गए इसके पास में? आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए नाइट्रोजन पर 3 माइनस माइनस आ जाता है। कंफर्म समझ में आई बात या नहीं? एक्चुअली में मैंने इनका मतलब समझा दिया कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल। मेटल में मैंने बताया ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं कब? जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं? ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं कब? जब गेन करते हैं, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 2 की जरूरत थी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, माइनस का चार्ज। इसको 7 में थे, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस का आ गया। इसको 3 की जरूरत थी, इसमें 3 माइनस का आ गया। तो यही था आपका मेटल नॉन मेटल। कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल की। मेटल और नॉन मेटल की हमें क्या कर लेनी है? फिजिकल प्रॉपर्टी फाइंड कर लेनी है एक्चुअली में, कि मेटल और नॉन मेटल की, ठीक है, क्या क्या आपकी क्या है, मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। इधर मैंने नॉन मेटल लिखा है और इधर मैंने मेटल लिख दिया, ठीक है जी। तो इनकी हमें क्या कर लेनी है? इनकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेनी है, ठीक है। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल के लिए। देखो मैंने आपको जैसा बताया कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। भाई मेटल क्या होते हैं? ये पॉजिटिव आयन रखते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, जबकि ये नेगेटिव आयन रखते हैं मेटल, किसको? इलेक्ट्रॉन को मतलब गेन करके। तो देखो सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मेटल्स की। मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्टिविटी, हाँ जी बिल्कुल। ये क्या होते हैं? हीट के, किसके? हीट के और किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। सही है जी। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब ये अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो वरना देखो एक क्या लो, एक मीन्स आपको एक कील ले लेनी है, ठीक है ना, और कील को एक सिरे से गर्म करना, एक तरफ से गर्म करना। जैसे धीरे धीरे उसको गर्म करते हो तो पीछे तक गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब प्रूव हो जाता है कि जो आपका क्या होते हैं? मेटल होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। सही है जी। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होती होती है, तुमने देखा होगा घरों में जितने भी वायरिंग होगी वो सारी सारी मेटल ही होंगे उसमें, ठीक है जी। जबकि अगर मैं देखता हूं किसकी बात करता हूं मैं, नॉन मेटल की, क्या नॉन मेटल गुड कंडक्टर होते हैं? नहीं जी, ये गुड कंडक्टर नहीं होते, ना तो हीट के और ना ही इलेक्ट्रिसिटी के। वरना आप एक लकड़ी लीजिए कोई भी, उसको एक तरफ से जलाइए, वो एक तरफ से जलती रहेगी, पीछे से गर्म नहीं होगी। इसी वजह से तुमने देखा होगा जो आपके नॉन मेटल्स के होते हैं, नॉन मेटल्स जो मतलब कि जितने भी आपके टी पोट होते हैं, उनके हैंडल या फिर कुकर देखा होगा, उनके हैंडल जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? नॉन मेटल के, यानी प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। रीजन क्या उन चीज को? क्योंकि वो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या हीट फ्लो नहीं हो सकती है।
ध्यान रखना। अगला है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक्चुअली में क्या है? देखो मेलेबिलिटी जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या करें, कूटे पीटे, ठीक है ना, और उसको हमर से बहुत ज्यादा पीट कर क्या काम किया जा सकता है, उनको पतली पतली चादरों में बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं मेलेबिलिटी। यानी इनको पीट कर अगर इनको क्या कहें, पतली पतली सीटों में अगर कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो क्या मेटल को हम पीट कर पतली पतली सीटों में तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही है कि मेलेबिलिटी, इनमें मेलेबिलिटी मतलब कि मेलेबिलिटी प्रोसेस होता है इसमें। मींस कहने का मतलब यह है जो आपके मेटल होते हैं ना वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब इनको पीट कर पतली पतली चादरों में बनाया जा सकता है, ठीक है ना, सीटों में तैयार किया जा सकता है। जबकि नॉन मेटल ऐसा नहीं होते। मतलब आप नॉन मेटल लीजिए, उस पर हथौड़ा 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 बजाइए, क्या वो हथौड़ा बजाने की वजह से वो पिचक जाएंगे? नहीं पिचकेंगे। टूट जाएगा लेकिन वो पिचकेगा नहीं, वो पतली पतली सीट नहीं बन सकती है। इसलिए क्या होता है, नॉन मेटल मेलेबिलिटी नहीं शो करते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या काम किया जाता है, चीजों को पतले पतले वायरों में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो होती है आपकी डक्टिलिटी। क्या मेटल डक्टिलिटी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं भैया। मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। मींस कहने का मतलब है मेटलों से तुम देख लो, आपके घरों में जो वायर होंगे वो सारे के सारे किससे बने होंगे? बोलो, मेटल से बने होंगे। देखो तो इसमें क्या होता है, मेटल में डक्टिलिटी होती है, बिल्कुल, यानी डक्टाइल होते हैं। इनसे पतले पतले बहुत ज्यादा जितने भी आप चाहो इतने पतले तार बनाया जा सकता है। लेकिन क्या नॉन मेटल से पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं? नहीं, ये डक्टिलिटी मतलब ये डक्टिलिटी शो नहीं करते। अगर इनको तुम तार तार बन कैसे जाएगा, इनमें से बन नहीं सकता इनसे तार भैया, ठीक है। दूसरा लस्टर, क्या होता है जी? लस्टर। लस्टर मींस क्या होता है? लस्टर का प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्चुअली में लस्टर है ये। इसका मतलब ये है कि भैया ये क्या करते हैं, साइन करते हैं। क्या करते हैं? लस्टर का मतलब क्या होता है? साइन। क्या मेटल साइन करते हैं? बिल्कुल साइन करते हैं। लस्टर मींस साइनिंग। मेटल साइन करते हैं? बिल्कुल साइन करते हैं भैया। आप कोई सा भी मेटल उठा के देख लो, सारे के सारे साइन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेटल क्या होते हैं? लस्टर होते हैं। नॉन मेटल लस्टर नहीं होते। ये चमकदार होते हैं क्या? इनमें शाइनिंग होती है मेटल और नॉन मेटल में? कोई से लकड़ी को उठा के देख लो, किसी भी नॉन मेटल को उठा के देख लो, उनमें यानी शाइनिंग नहीं होती है, मतलब वो लस्टर नहीं होते। हार्डनेस, ये हार्ड होते हैं जी। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। किसको छोड़कर? ध्यान रखना ना, किसको छोड़कर? हार्डनेट की अगर मैं बात करता हूं, हार्ड होते हैं किसको छोड़कर? सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। किसको? सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर ये हार्ड होते हैं। ध्यान रखना इस चीज का भी भैया। किस किस को छोड़कर? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम मतलब ये हार्ड नहीं होते, इनको आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं जी, ठीक है। जबकि नॉन मेटल भैया ये हार्ड नहीं होते। क्या नहीं होते? ये हार्ड नहीं होते। स्ट्रॉन्गनेस, हाँ जी बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जबकि नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अगर सॉरी स्टेट की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए? स्टेट की बात कर ली जाए अगर, तो स्टेट कैसी होती है भैया? सॉलिड होते हैं। कैसी होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। समझ में बात ही नहीं, क्या बोला? ये सॉलिड होते हैं। किसको छोड़कर? सिर्फ मरकरी को छोड़कर। किसको छोड़कर? मरकरी। मरकरी एक ऐसी एलिमेंट है, मतलब मेटल है, जो रूम टेम्परेचर पर कैसी रहती है? लिक्विड रहती है। कैसी रहती है? लिक्विड रहती है। बाकी सब सॉलिड, ठीक है ना। जबकि नॉन मेटल आपके सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। समझ में बात ये नहीं है? सॉलिड भी और गैस भी हो सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होते हैं? हाई होते हैं। क्या होते हैं? हाई होते हैं जी। इनके क्या हो सकते हैं? हाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और लो भी हो सकते हैं। हाई और लो दोनों होते हैं। डेंसिटी अगर देखी जाए भैया, इनकी बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी होती है। क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। समझ में बात ये नहीं है? मतलब डेंसिटी का मतलब क्या है? देखो, मतलब कोई भी है, जैसे आप क्या काम को, कोई भी मेटल लो, उसको पानी में डिप करो तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी? पानी के अंदर डूब जाती है। समझ में बात है ना? तो इसका मतलब है उसकी डेंसिटी हाई है, इसी वजह से वो पानी में डूब गया। जबकि नॉन मेटल इनकी लो होती है। कैसी होती है? लो डेंसिटी होती है। सोनोरस की अगर बात कर दी जाए, सोनोरस का मतलब क्या होता है? सोनोरस का मतलब होता है अगर इनको हथौड़ों से पीटा जाए तो इनमें से आवाज आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। तो क्या मेटल में से जब उनमें हथौड़ा मारते हो तो क्या इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस होती है। आपके जो स्कूल होंगे, देखा होगा आपने, स्कूलों में जो आपके क्या लगे होते हैं? घंटे लगे होते हैं। उनमें क्या होता है? जो पियोन होता है वो घंटी टन टन घंटे जो लगाते हैं वो मेटल के ही होते हैं। सही है। इसी वजह से ध्यान रखना, मेटल क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। मींस कहने का मतलब इनमें साउंड होता है। जबकि नॉन मेटल ना, इनमें कोई साउंड नहीं होता है। समझ में बात ये नहीं है? ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी? मेटल की और नॉन मेटल की, ठीक है। कंफर्म समझ में आई? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में अब हमारा टॉपिक आ जाता है, उसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी का मींस क्या होता है, कि यदि हम क्या काम करें, मेटल की रिएक्शन किसी चीज से कराएं, किसी सब्सटेंस के कराएं, तो वो एक क्या नया सब्सटेंस देगा, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। मतलब जब मेटल क्या काम करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म्ड होता है। तो देखो जरा क्या लिखा है, मेटल क्या काम करेंगे, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और एसिड कम है, वो होता है आपका डाइल्यूट एसिड। तो मतलब जब मेटल क्या काम करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आई बात। जैसे मान के चलो, मैंने बोला Mg एक मेटल है, उसने डाइल्यूट एसिड मान के चलो किसके साथ में रिएक्शन करी, H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर दीजिए। समझ में बात ये नहीं है, Mg मेटल है, उसने डाइल्यूट एसिड बोले तो यानी H2SO4 एक एसिड है, वो डाइल्यूट है मतलब इसमें पानी जाता है। तो क्या बनाएगा भाई, इस पर चार्ज हो गया माइनस, SO4 पर माइनस और हाइड्रोजन पर प्लस, और Mg पर आपको पता ही है प्लस चार्ज होते हैं क्योंकि मेटल है। तो मेटल किसके साथ में जुड़ेगा, आप बोलोगे सर एस यानी माइनस वाले के, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ गए, तो इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा MgSO4। क्या बनाएगा MgSO4। तुम कहोगे सर MgSO4 ही क्यों बनाया, क्योंकि बेटा आपको पता है Mg और SO4, Mg की वैलेंसी होती है 2 और SO4 की भी होती है 2। समझ में ये बात है नहीं, अगर किसी पे वैलेंसी निकालनी आती है तो ठीक बात है, उसको समझ में आ गया होगा कैसे हमने वैलेंसी निकाली है। अगर किसी को वैलेंसी निकालनी नहीं आती है तो आप इन केमिकल रिएक्शनों को नहीं कर सकते हो। या तो पहले आप केमिकल वैलेंसी सीख यानी वैलेंसी सीख कर आओ, अगर नहीं सीखी है ठीक है ना, तो मैंने अपनी वीडियो डाल रखी है चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है ना, क्लास 10 की, उसमें जाके देख लो, मैंने उसमें बताया है कि कैसे हम वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, फिर देन उसके बाद में आप यहाँ पर आकर देखो। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, तब तक आप पर वैलेंसी निकालनी आ गई, आप पर केमिकल इक्वेशन नहीं होने वाली है। तो Mg की भी वैलेंसी 2, SO4 की भी वैलेंसी 2, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बन गया आपस में MgSO4 और प्लस बेचारा मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो ऐसे आप जितनी चाहो इतनी केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। समझ में आई बात है नहीं। अगली केमिकल एक और रिएक्शन करके दिखा देता हूं। जैसे मान के चलो ये एक मैंने H2SO4 लिया, मान के चलो मैंने अभी क्या काम किया है एक और मेटल ले लिया, सपोज कीजिए मैंने ले लिया आपका K, पोटेशियम ले लिया और प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करनी है। Cl पर माइनस चार्ज है और क्योंकि नॉन मेटल है इस पर प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज होता है क्योंकि मेटल है। ये किसके साथ में जुड़ेगा, इसके साथ में। जब KCl के साथ में जुड़ेगा तो KCl बनाएगा। आप बोलोगे सर क्यों बनाएगा KCl, एक्चुअली में रीजन क्या है KCl बनाने का, क्योंकि आपको पता है K और Cl, K की वैलेंसी भी एक होती है और Cl की भी, दोनों कैंसिल होगी आपस में मिल गई और KCl बना दिया। सही है, और प्लस क्या बाहर निकल गया, आप बोलोगे सर H2 गैस तो बाहर निकलेगी। आपने यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन कर रखी होंगी, 2 से मल्टीप्लाई करी, जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करी तो Cl की भी 2 होगी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो आप यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे आप जितनी चाहो इतनी रिएक्शन कर सकते हो। समझ में आई बात ये नहीं। तो मेटल क्या करता है, जब भी किसी एसिड के साथ में रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ में, तो क्या बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं क्या नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे, नहीं करते जी नॉन मेटल रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के। तभी तो तुमने देखे होंगी जो एसिड आता है वो नॉन मेटल यानी प्लास्टिक की बोतलों में या फिर कांच की बोतलों में तो भर के आता है, वो भी क्या है नॉन मेटल। तो इसीलिए नॉन मेटल कभी भी क्या नहीं करता है, नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान रखना भैया। सही है। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक क्या है, अगला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब ये सॉल्ट सॉल्यूशन करता है कौन, मेटल, तो देखो क्या बोला, मेल्ट मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल सल्फेट बनाएगा और प्लस मेटल बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक लो रिएक्टिव एलिमेंट हाई रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया अभी Zn और प्लस यहाँ पर मेटल सल्फेट लिया यानी CuSO4, मेटल सल्फेट यही हो गया, Cu मेटल हो गया, सल्फेट हो गया SO4। तो रिएक्शन होगा, ये Cu की रिएक्टिविटी कम है किससे, Zn से, तो Zn इस Cu को हटा देगा और क्या बनाएगा ZnSO4 यानी मेटल सल्फेट और प्लस मेटल बाहर निकलेगी। कौन सी मेटल, ये वाली बाहर निकलेगी, ये Cu। ऐसे आप जितनी चाहो इतनी रिएक्शन कर सकते हो। तो जब भी कोई क्या करता है मेटल मेटल सल्फेट के साथ में रिएक्शन करेगा तो मेटल सल्फेट बनाएगा और प्लस मेटल बाहर निकल जाएगा। ओके कंफर्म, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने चैप्टर नंबर 1 पर सुन रखी होगी।
क्या नॉन मेटल में भी क्या ये रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन से करता? हाँ बिल्कुल, वो बोला ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी यहाँ पर भी बिल्कुल यही होगा जैसे यहाँ पर हुआ, एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। एक क्या करता है, रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे के लेस रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे NaBr प्लस Cl2, क्या बोला, NaBr प्लस Cl2, तो Cl क्या है, हाई रिएक्टिव है, Br नो रिएक्टिव है, तो इसलिए Cl के साथ क्या काम करते हैं, Cl जैसे ही इस पर अटैक कर देगा ये Bl को हटा देगा और खुद इसके स्थान पर जुड़ जाएगा, क्योंकि Cl की रिएक्टिविटी ज्यादा है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, सही है। नॉन मेटल भी करते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में जब कोई भी मेटल मान के चलो Mg है, रिएक्शन कर रहा क्लोरीन के साथ में यानी Cl2 के साथ में, तो आयनिक क्लोराइड बनाता है, मतलब MgCl2 ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अब तुम बोलोगे सर MgCl2 क्यों बनाएगा? भैया इसलिए बनाएगा क्योंकि Mg की वैलेंसी होती है 2 और Cl की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बनाएगा MgCl2। बात समझ में आई? अब यहाँ को देखो, नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिस, यानी जब क्या करते हैं नॉन मेटल किसी भी क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कोई एक क्या बनाता है, क्लोराइड बनाता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, यानी जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल, ये 3 प्रॉपर्टी केमिकल तो हमने यही पढ़ रही। अभी और आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो अभी के अभी सब्सक्राइब, क्योंकि ये पूरा अब मैं हमारे पास में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आज हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और बच रहा है आपका, ठीक है ना। उसको करने के बाद में मैं एक पूरी की पूरी मैराथन लाऊंगा जो आपकी 3-4 घंटे में आपकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी केमिस्ट्री एक ही वीडियो में आपकी मिल जाएगी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं महा मैराथन। सही है, हम महा मैराथन आने वाले हैं, तो इसलिए वो वीडियो नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे में आपकी पूरी एक केमिस्ट्री कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना, और लाइक कर दो वीडियो को अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है ना। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो देखो लिख भी रखा, जैसे मेटल क्या काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल Mg है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल मतलब Mg था और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन था। Mg की वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, कैंसिल हो गया तो क्या बनाएगा, MgO। क्या बनाएगा जी, यहाँ पर MgO। बैलेंस करना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दो, यहाँ पर भी। और भी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है, Na के साथ में कर दो जी, Na प्लस O2 रिएक्शन करो। आपको पता है Na और O2, Na की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनाएगा, Na की 2 की मल्टीप्लाई होगी और ऑक्सीजन ये आ जाएगा, सॉरी 1, ठीक है ना। Na में 2 की मल्टीप्लाई और ऑक्सीजन में 1, तो क्या बन गया Na2O। यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के, सॉरी इसके, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर कितने से करोगे, 4 से। समझ में आई बात या नहीं है? तो यही बोल रहा है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल और ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल क्या काम करता है, जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा एसिडिक ऑक्साइड बनेगा। जैसे नॉन मेटल एक कार्बन है प्लस ऑक्सीजन O2 है, रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, आप बोलोगे सर CO2। क्या बनाएगा, CO2, एसिडिक ऑक्साइड है। दूसरा और भी लिख सकते हो, जैसे N नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा N2 प्लस O2 क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, NO2। समझ में आई बात या नहीं है? तो ये बनाता है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मतलब एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अगला है 5वां, रिएक्शन विद H2O, यानी जल के साथ में। तो देखो क्या लिख रहा है, मेटल जल के साथ में रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। मेटल Mg और प्लस वाटर के साथ में रिएक्शन करना मेरे भाई, ठीक है ना, तो क्या बनाना, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ये हो गया और हाइड्रोक्साइड होता है आपका OH भैया। Mg की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया, MgOH का होल ट्वाइस। ये जो 2 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। और भैया क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल जाती है, ये जो हाइड्रोजन थी। और भी कर सकते हो, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कर सकते हो वाटर की, तो कैल्शियम रिएक्शन करेगा वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, अब बोलोगे सर Ca और हाइड्रोक्साइड OH। Ca की वैलेंसी होती है 2 और OH की होती है 1, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या निकल जाएगा बाहर, H2 गैस। समझ में आई बात या नहीं है? और भी बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो, Na के साथ में भी कर सकते हो।
लेकिन यहाँ था नॉर्मल वाटर, क्या था यहाँ, नॉर्मल वाटर के साथ में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर मान के चलो स्टीम के साथ में, मतलब गर्म वाटर के साथ में, जब आपने वाटर को गर्म किया तो भाप बनी, भाप बनने के बाद में तब अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। देखो मान के चलो जैसे Mg है, क्या कर रहा है, वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहा है, कब, कौन सा वाटर, गैसेस फेस में है, मतलब जब हमने पानी को गर्म किया उसकी भाप बनी, उसके साथ में रिएक्शन कराएगा तो क्या बोल रहा है वो, मेटल ऑक्साइड बनेगा, यानी MgO बनेगा, और प्लस क्या लिख लेगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ये चीज ये कह रहा है। दूसरी बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। क्या नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं, नहीं जी, वाटर के साथ में रिएक्शन करते ही नहीं है नॉन मेटल। कितना भी आप लकड़ी को पानी में डाल दो, कुछ चीज बनेगी क्या, नहीं नहीं, कुछ रिएक्शन ही नहीं करेगी तो क्या ही बनेगी। तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। आगे हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आगे टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है भाई। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एक्वारीगा। एक्चुअली में एक्वारीगा है क्या, ठीक है ना। तो जो देखो एक्वा जो रीगा होता है वो दो आपका जो एसिड होते हैं, दो एसिडों को क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो देखो क्या बोल रहा है, एक्वा रीगा इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर, यानी ये क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यानी ये जब भी तुरंत के तुरंत बनाया जाता है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसको बनाकर रख लेते हैं, नहीं, ये तुरंत के तुरंत बनाया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। मींस कहने का मतलब ये है कि एक्वा रीगा क्या है, एक मिक्सचर है, किस किस का, एक मिक्सचर है आपका, मान के चलिए ये है आपका HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, इसको हमें क्या मानना है, एक पार्ट डालना है। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर जो आपका दूसरा कौन सा है, दूसरा जो आपका कंसंट्रेटेड HCl है, उसके 3 पार्ट डालने हैं। समझ में बात ये नहीं, मींस कहने का मतलब ये है 1:3 के रेशो में आपको क्या काम करना है, HNO3 और HCl, मतलब नाइट्रिक एसिड और HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक कंसंट्रेटेड वो भी होने चाहिए। कंसंट्रेटेड मतलब उसमें पानी नहीं मिला होना चाहिए। दोनों को जब आपस में क्या करते हो, मिक्स करते हो, तो मिक्स करने के बाद में क्या बनता है, एक्वारीगा बनता है। समझ में बात या नहीं है। यानी अगर मान के चलो आप क्या काम कर रहे हो, अगर आप क्या काम कर रहे हो, एक पार्ट क्या कर रहे हो, HNO3 डाल रहे हो, तो 3 पार्ट HCl के डालने पड़ेंगे। मींस कहने का मतलब है अगर आप क्या काम कर रहे हो, 10 ग्राम अगर क्या कर रहे हो, HNO3 डाल रहे हो, तो 30 ग्राम उसमें क्या करना पड़ेगा, HCl मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्वारीगा एक क्या मिलेगा, एक मिक्सचर गैस होगा, मतलब आपका एक अलग से एक H2SO4 मिलेगा। और ये इतना ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है, इतना ज्यादा हाई रिएक्टिव मतलब कि एसिड होता है, ठीक है ना, ये किसी भी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। देखो लिख रहा है इट इज ए हाईली कोरोसिव, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, कोरोसिव होता है, मतलब अगर किसी को इसमें डाल दिया ना अंदर इसको, तो उसको बर्न कर देगा, उसको जला देगा। तीसरा, इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल, यानी मोस्ट ऑफ दिस, ज्यादातर मोस्ट ऑफ दिस जो मेटल है ना, वो इसके अंदर क्या हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है भैया, ये होता है आपका एक्वारीगा। बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड और बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है। ये समझ में आई बात या नहीं है, ये होता है आपका एक्वारीगा, जिसमें 1% आपका क्या होगा, HNO3 और 3% होगा आपका HCl। मींस कहने का मतलब एक पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl के मिलाने के बाद में जो आपको मिक्सचर गैस होगा वही होगा आपका एक्वारीगा। ठीक है जी। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली में है क्या, देखो एक्चुअली में जो मतलब रिएक्टिविटी जो सीरीज है, हमने मेटलों को क्या काम कर दिया है, उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रख दिया है। समझ में बात ये नहीं है कि मान के चलो जैसे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला जो मेटल होगा वो हाई, फिर उससे ज्यादा नीचे आएगा तो कम हाई रिएक्टिव होगा, उससे नीचे आएगा तो कम रिएक्टिव हाई, उसके बाद में नीचे आएगा कम रिएक्टिव। तो ऐसे करके हमने एक सीरीज बनाई है, यानी जिसको हमने क्या लिखा है, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है एलिमेंट को। एलिमेंट बोले तो मेटलों को, वही होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स का अरेंजमेंट इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन ए रिएक्टिविटी इज कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब हमने क्या काम कर दिया है, मेटलों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख दिया है उसकी रिएक्टिविटी में, उसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताई है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको बना के दिखाई है। यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आता है वो आपका मेटल पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है ना, आयरन। इन सभी को याद करने में जितनी भी आपकी क्या है केमिकल सीरीज आप देख रहे हो यहाँ पर, ये याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन पूछने, यानी इसके क्वेश्चन भी आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। समझ में आई बात या नहीं। तो देखो जैसे मैंने क्या काम किया, ऊपर से मैं पोटेशियम, सोडियम, ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऊपर से नीचे की तरफ को आया, तो ये जो आपका पोटेशियम जो होगा ना, ये सबसे मोर रिएक्टिव होगा।
मतलब ये इजीली क्या काम कर देगा। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी, सबसे जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, अपने अंदर से बाहर निकाल देता, मतलब सबसे जल्दी ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता, डोनेट कर देता है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है भाई। समझ में बात ये नहीं है। तो हमने क्या काम कर दिया, मेटलों को उनको क्या काम कर दिया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है उनके रिएक्टिविटी सीरीज में। समझ में आई बात नहीं, यही है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब पोटेशियम क्या है, सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो इस टाइप से आपके क्या कर दिया हमने, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है किसको, मेटलों को। अब मैं कहने लगूं बताओ पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर एल्युमिनियम, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों, ये सबसे ऊपर रखा गया। मैं कहने लगूं सर आपका आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलोगे सर आपका जो Fe है यानी आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। मैं कहने लगूं सर Cu ज्यादा रिएक्टिव है या Au ज्यादा रिएक्टिव है, तुम बोलोगे सर Cu ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मेटल है, और नीचे वाले जो हैं ये लेस रिएक्टिव है, मींस ये कम रिएक्टिव एलिमेंट है। सबसे जो कम रिएक्टिव है वो Au है। समझ में आई बात ही नहीं, क्या है, Au जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ये लिख भी रखा, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी, हमने इसको क्या काम कर दिया, मेटलों को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज में रख दिया, उसी को बोल दिया अब रिएक्टिविटी सीरीज। समझ में आई बात यानी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से भाई। ठीक है, सीरीज पढ़ी थी, ठीक है, केमिकल सीरीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से मैंने 3-4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो क्या कह रहा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। क्या होगा यदि हम क्या काम कर दें, जिंक ऐड कर दें किसके सॉल्यूशन में, आयरन के सॉल्यूशन में। समझ में बात है ना, मान के चलो आपके पास में आयरन का सॉल्यूशन है FeSO4 है, समझ में बात है नहीं है, व्हाट यू पर जिंक इज एडेड आयरन सॉल्यूशन ZnSO4 एक मतलब क्या है, एक आयरन का सॉल्यूशन है, उसमें हमने क्या कर दिया है, जिंक ऐड कर दिया, यही तो बोल रहा है। आपके पास में क्या है, एक आयरन का सॉल्यूशन है, उसमें आपने जिंक ऐड कर दिया, तो बताओ क्या होगा। आप देखो, आपको यहां पर देखना है, मेरे को एक बात बताओ, Fe और Zn में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, उसने यही तो बोला है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट है यानी FeSO4 है, जब मैं इसमें जिंक मिला दूंगा तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा आपको, ये जो सवाल है वो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी सीरीज से सवाल है। क्या बोल रहा है, अब मेरे को एक बात बताओ जरा, यहां पर देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या फिर आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, आप बोलोगे सर जिंक ऊपर है, मतलब जिंक ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, Fe से। तो यहाँ क्या काम करेगा, Zn ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Fe से, तो Zn जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो Fe को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके प्लेस पर आ जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा ZnSO4 और प्लस का जो Fe है वो क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। कंफर्म चीज होगी। अब एक बात यहाँ पर क्या समझ में आती है, एक बात चीज ये समझ में आती है, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है ना, क्या बोला मैंने, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकती है, डिस्प्लेस कर सकती है। समझ में आई बात, नहीं, और ये रियलिटी है, और ये रिएक्शंस इसी टाइप से ही होती हैं। इसमें यही पूछा गया कि जब हम क्या काम करते हैं, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डालते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा कि जिंक जो होगी वो Fe को उससे डिस्प्लेस कर देगी। क्यों, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और Fe मतलब लेस रिएक्टिव है, जिसकी वजह से जिंक क्या काम करेगी, आयरन को डिस्प्लेस कर देती है और खुद उसके स्थान पर आ जाती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा, ए सॉल्यूशन ऑफ ए CuSO4 वाज कीप्ड इन ए आयरन पोट। मान के चलो आपके पास में क्या बोल रहा है, वो एक आयरन पोट है, ठीक है जी, क्या है ये, एक आपके पास में आयरन पोट है Fe। इसमें बोल रहा है कि इसमें मैं क्या काम करते रखता हूं, इसमें मैं CuSO4 का सॉल्यूशन भर के रखता हूं, क्या करता हूं, CuSO4 का सॉल्यूशन भर देता हूं इसमें जी, ये लो भर दिया मैंने CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। आफ्टर फ्यू डेज, है ना, कुछ दिन बाद क्या बोल रहा है, द आयरन पोर्ट वाज द फॉर्म्ड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स। उसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, उसमें आपको जो आयरन की जो क्या थी, पोर्ट थी, उसमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे होल देखने को मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद। ऐसा क्यों होगा, बताता हूं ऐसा क्यों होगा। देखो हमारे पास में क्या था, CuSO4 था, मतलब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन हमने आयरन पोर्ट में भरा, मतलब यहाँ पर आयरन भी लेना होगा। तो अब क्या करेगा, मेरे को रिएक्टिविटी सीरीज में पहुंचते हैं, FeCu देखते हैं, Fe कहां, ये रहा, और Cu कहां, भैया ये रहा। आप बोलोगे सर कौन रिएक्टिव है, आप बोलोगे सर Fe ज्यादा रिएक्टिव है। तो Fe जैसे ही क्या काम करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से, यानी क्या काम करेगा, जो Fe है वो Cu को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद में खुद इसके स्थान पर आ जाएगा और बनाएगा आपका FeSO4, और प्लस के Cu क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। इसी वजह से Fe क्या बन गया, Fe का सॉल्यूशन बन गया।
और इसी वजह से क्या हो जाएगा, इसी वजह से जो आयरन की पोर्ट थी उसमें क्या हो जाते हैं, होल हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आते हैं बेटा आपके मतलब रिएक्टिविटी सीरीज से, इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, अगला क्वेश्चन बोलना है नेम वन मेटल मोर रिएक्टिव एंड अनदर लेस रिएक्टिव ऑफ हाइड्रोजन। यानी आपको एक ऐसी मेटल का नाम लिखना है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, और एक दूसरी ऐसी इलेक्ट्रॉन मतलब एक अलग मेटल एक और लिखना जो क्या हो, कम रिएक्टिव हो। समझ में बात है ना, एक ज्यादा रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से और एक कम रिएक्टिव हो हाइड्रोजन से, ऐसे एलिमेंट के यानी मेटल के नाम रखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट आप मतलब मेटल देख रहे हो ना, ये सारे के सारे रिएक्टिव हैं। तो इसमें से कोई सा भी आप लिख सकते हो, हाइड्रोजन से रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव जो मेटल होगी वो कौन सा लिख सकते हो, कोई सा भी MgCa जो भी है, ये सारी की सारी मोर रिएक्टिव है तो लिख दोगे रिएक्टिव, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव कौन से होंगे जी, रिएक्टिव इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, ये जो आपके हाइड्रोजन के नीचे हैं, Cu लिख दो, Ag लिख दो, ठीक है ना, Cu Hg, ठीक है जी, क्या लिख दो, Cu लिख दो, Hg लिख दो, Ag लिख दो, कुछ भी है, लेस रिएक्टिव है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशन से यानी सॉरी केमिकल रिएक्ट सीरीज से आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। सही है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, यानी मेटल और नॉन मेटल किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी मेटल और नॉन मेटल किस टाइप से रिएक्ट करते हैं आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। समझ में बात ये नहीं है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, और थोड़ा हार्ड भी टॉपिक है। अगर इस चीज को समझ गए आप, ठीक है, तो आप, मैं मानूंगा कि हाँ आप जो ना दिमाग से बहुत ज्यादा तेज हो, ठीक है, क्योंकि बस इसको थोड़ा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा सा बट इसको समझना, अच्छे से समझना, बस माइंड को थोड़ा सा खुला रखो, यहीं पर रखो, ठीक है ना, बॉडी के साथ साथ में आपका माइंड भी बिल्कुल यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी मेटल और नॉन मेटल आप एक्चुअली में आपस में रिएक्शन कैसे कर जाते हैं। मान कर चलो जैसे मैंने अभी बोला Mg, ठीक है ना, मेटल है और प्लस Cl2 रिएक्शन करो, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना दिया, MgCl2। एक्चुअली में मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन कर कैसे गए, मिल कैसे गए, रीजन क्या था उसका, है नहीं है। जैसे और भी बता देता हूं, जैसे Mg प्लस O2, क्या बोला मैंने, Mg प्लस O2 क्या बन गया, MgO। समझ में बात, तो ये मेटल और नॉन मेटल एक्चुअली में मिल क्यों रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वजह होगा जिसकी वजह से ये आपस में मिल रहे हैं। तो वही चीज, वही वजह देखना, वही रीजन देखना है कि एक्चुअली में ऐसे होता क्यों है, क्यों बन रहा है ये ऐसा, ठीक है। तो उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा बेटा कि एक्चुअली में नोबल गैस होती क्या है। सही है, समझ में आई बात ये नहीं है। मैंने क्या बोला कि कैसे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, उसको समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, क्या पढ़ना पड़ेगा, नोबल गैस के बारे में। ये क्या होते हैं, नोबल गैस होती हैं, क्या होती हैं, बोलो जल्दी से, नोबल गैस होती हैं। एक्चुअली में नोबल गैस है क्या, ये जितनी भी लिखी हुई है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी नोबल गैस है। अब तुम बोलोगे सर हमें तो पढ़ना था मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन, कि किस टाइप से रिएक्शन, अब हमें ये नोबल गैस क्यों पढ़ाने वाले हो। हाँ बेटा, अगर आपको क्या करना है, इसकी रिएक्टिविटी समझना है कि एक्चुअली में ये कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल, तो आपको सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, सबसे पहले जानना पड़ेगा नोबल गैस के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा, नोबल गैस के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, किसके बारे में, नोबल गैस के बारे में जानना पड़ेगा। समझ में आई बात ये नहीं, एक्चुअली में होते क्या है नोबल गैस, सही है, क्या बोला मैंने, एक्चुअली में ये नोबल गैस होती क्या है। देखो मैं बता दूं आपको, नोबल गैस ये ऐसी गैस होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। क्या नहीं करती, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं। क्या तुमने कभी देखा है HeO बन रहा है, या कुछ भी मतलब He2 मतलब He, कभी देखा है कि मतलब HeSO4 बन रहा है, कभी देखा है, या मतलब आपने कभी देखा है ArSO4 कहीं बन रहा है, या ArCl2 ArF2 कुछ बन रहा है, कहीं आपने देखा, नहीं देखा होंगे। सारे के सारे किसी की भी साथ में आपने रिएक्शन करते हुए नहीं देखे होंगे। एक्चुअली में इनमें क्या खास बात है कि ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करते, सही है। इसमें खास बात है कि भैया जो आपके क्या होते हैं, जितने भी ये आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके ये नॉर्मल गैसेस होते हैं ना, उनमें एक खास बात है। क्या खास बात है, आ जाओ जरा बताता हूं। जैसे मान के चलो मैंने अभी बताया था K, L, M और N, ये हमारे क्या होते हैं, सेल होते हैं। मान के चलो ये आपके पास में, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मान के चलो आपके पास में एटम है, एटम के पास में क्या होता है, एक सेंटर होता है, और इसमें क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये सेल होते हैं। क्या होते हैं, ये सेल होते हैं। इन्हीं का नाम रख दिया हमने K सेल, L सेल, M सेल और N, ये इस टाइप से सेल रख देते हैं हम।
सही है। यानी कहने का मतलब ये है के सेल में आप सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन, केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो इस के सेल में, इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। एल सेल में कितने भर सकते हो, आप बोलोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम इसमें, कितनी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 8, 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरे में कितने भर सकते हैं सर जी, आप बोलोगे 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम, इसमें कितने भर सकते हैं 32 भर सकते हैं। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। मतलब इसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इसमें आप 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों का फिलिकेशन करते हैं। समझ में ये बात है नहीं? चलो, तो इसका मतलब है देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 है, तो इसका मतलब पहली क्लास में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है जी, इसको जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, पहली क्लास में 2 आ गए, बच के मेरे पास में 8, तो ये 8 वाले जो हैं वो इस वाली क्लास में आ गए। चलो अब इसको आ जाओ जरा, इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा 2 8 और कितना आ जाएगा, बोलोगे सर इसमें भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 और 2 10, कितना बच गया 18, क्योंकि इसमें 8 आ सकते हैं। अब आ जाओ इसमें कितना आ जाएंगे सर, आप बोलोगे 2 8 18, सही है, और इसमें कितने आ जाएंगे 8, क्या 36 हो गए, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 36। तो आप देखोगे सभी में इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या है 8 8, इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 ही मिलेंगे, कैसे भी ब्रेक डाउन कर लो, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे आउटर मोस्ट जो सेल होगा ना ये, इनके सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो यहां से हमें क्या, एक बस किसको छोड़कर हीलियम, तो इसका मतलब है हीलियम में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है जो आपकी के सेल थी उसको सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि भैया ये क्यों रिएक्शन नहीं करते किसी के साथ में, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 ही इलेक्ट्रॉन क्या काम कर देते हैं, किसी भी सेल की वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। मींस कहने का मतलब है अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए, अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा। अभी तुम ये जितने भी एलिमेंट देख रहे हो ना स्टेबल नहीं होते नेचर में, उनको स्टेबल होने के लिए उनको अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। अभी तुम 10th क्लास में, इसी वजह से थोड़ा सा ये पता चल रहा होगा कि एक्चुअली में है क्या, ये ऑक्टेव रूल होता है। ऑक्टेव रूल मतलब कहता है कि हर किसी के जितने भी एलिमेंट हैं सभी के, चाहे वो मेटल है चाहे नॉन मेटल है, सभी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है गेन कर सकता है, या इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है लूज कर सकता है। बात कंफर्म समझ में आ गई बात या नहीं है? क्या बोला मैंने बोला कि जितने भी आपके मेटल हैं इसमें, मैंने आपको 118 एलिमेंट बताए थे, कितने बताए थे 118 एलिमेंट। इन 118 एलिमेंट्स में से सभी को क्या करना होता, उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते किसी भी कीमत पर। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं तो या तो वो इलेक्ट्रॉनों को लेगा या फिर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, देगा। कंफर्म इतनी बात है? तो इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, ये क्यों किसी के साथ भी रिएक्शन करें, इसीलिए नहीं क्या नहीं करते हैं ये, इसी वजह से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब किसी के भी साथ भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। समझ में बात ही नहीं? अब जितने भी आपके क्या हैं, चाहे वो मेटल हैं चाहे वो नॉन मेटल हैं, वो भी क्या बोलना चाहते हैं, वो भी ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया हमारे आउटर मोस्ट में भी क्या होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। अगर हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम भी नोबल गैस की तरह क्या हो जाएंगे, बोलो स्टेबल हो जाएंगे। समझ में बात ही नहीं? जैसे तुम भी हो, तुम भी तो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाह रहे हो, तभी तो आप क्या काम कर रहे हो, तभी तो आप मेहनत कर रहे हो, 10th क्लास में पढ़ रहे हो और उससे भी ज्यादा मेहनत करोगे फिर 11th क्लास में, फिर 12th क्लास में, जिसकी वजह से आप पढ़ने के बाद में क्या करोगे, फिर कॉलेज करोगे, कॉलेज करने के बाद में फिर शादी ब्याह हो जाएगी। तो आप भी तो अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हो ना, पैसा कमाओगे। तो इसी प्रकार से ये जो मेटल और नॉन मेटल है वो भी क्या होने चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल होने चाहते हैं। मतलब ये भी नेचर में स्टेबल होने चाहते हैं। अब स्टेबल कब होंगे, जब इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे, कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये नोबल गैस बन जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जब इनके मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, स्टेबल होने के बाद में फिर से आराम से मतलब किसी के साथ भी रिएक्शन फिर नहीं करेंगे। इतनी चीज क्लियर है? तो इसी वजह से क्या होते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ही ये क्या कर रहे हैं, बोलो रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। समझ में आई बात या नहीं? क्या बोला, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ही क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं आपस में मेटल और नॉन मेटल।
बस आपको ये याद रख लेना है कि आपको आउटर मोस्ट सेल में भैया क्या कर देना है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर देने हैं किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। और यहीं से फिर तुम्हारा, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था ना, किसी पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो इसी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। नहीं समझ में आया अभी भी? तो एक एग्जांपल की थोड़ी इस चीज को मैं लेकर बताता हूं। मान के चलो मेरे पास में एक मेटल है, कौन सा ले लो, चलो एल्युमिनियम ले लिया मैंने, एल्युमिनियम। इसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 13 है, के एल एम और एन से। मैंने आपको बताया के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जी, ठीक है, भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, मेरे पास में कितने बचे? आप बोलोगे सर 11 बचे। 13 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, 11 बचे। इसमें आप बोलोगे सर इसमें तो 8 आते हैं, ठीक है, मैंने 8 भर दिए, कितने हो गए? 8 तो 10 हो गए। अब कितने हो बच गए मेरे पास में? आप बोलोगे सर 3। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप बोलोगे सर 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। जबकि मैंने क्या बोला था, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? सर जी 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? सर जी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके तो आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं भैया? 3 इलेक्ट्रॉन है। 8 कैसे करें? तो ऐसे तो है ना कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, बोलो क्या करेगा? 5 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा? नहीं ले सकता, 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ज्यादा से ज्यादा या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो क्या नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता उस एनर्जी को। समझने बात नहीं, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, या 2, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, बस इतने से ज्यादा नहीं ले सकता। अब भैया अब देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब बोलोगे सर 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता। क्यों? मैंने बता दिया, इसकी भी क्या है, रूल है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर 3। तो अब बेचारा क्या करे? वो बोलेगा सर जी अगर मैं क्या काम कर देता हूं, ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, क्या इतने इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन दे दूं, या 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, या 3 इलेक्ट्रॉन? तो बोलेगा हाँ भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते तो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो ये बोलता ठीक है, तो अगर मेरे को 8 ही कंप्लीट करने हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में, क्यों ना मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कर देगा, ठीक है ना, तो कितना बचेंगे उसके आउटर मोस्ट सेल में, बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कोई भी मेटल या नॉन मेटल या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। और मैंने बताया थी मेटल की क्या खास बात ही होती है, मेटल की खास बात होती है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। हमेशा ध्यान रखो, और मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया है कि मेटल कैसे पहचान करोगे। तो मेटल हमेशा अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, इसी वजह से इस पर आ जाता पॉजिटिव 3 चार्ज। समझ में आई बात नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो फिर भी तो इसके पास में कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे ना आउटर मोस्ट सेल में, बस ये। अब मान के चलो मैंने क्लोरीन ले लिया 17, क्लोरीन है तो ये नॉन मेटल, आप सभी को पता है, ठीक है। तो 2, 8 और कितना बचा? 8 और 2 और 7। मैंने बताया था मेटल नॉन मेटल की पहचान करना। मेटल वो है, क्या बोला मैंने, मेटल वो होंगे जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तक आ जाए, वो मेटल है। और अगर 3 से मोर देन यानी 4 मोर देन 4 है ना, मोर देन 4 ज्यादा यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो सबके सब नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। ये भी मैंने आपको बता रखा भैया। तो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन आए थे तो मेटल है, तो मेटल हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट। अब देखो क्लोरीन था, क्लोरीन ये हो गया के, ये हो गया एल और ये हो गया एम। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या है? मोर देन 4 है, यानी 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये नॉन मेटल हो गया। तो अब नॉन मेटल की क्या खास बात होगी, देखो अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। आप बोलोगे 7 के साथ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, 7 के साथ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं भाई, 3 से ज्यादा नहीं। अब ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बोले नहीं सर। तो फिर क्या करेगा? 8 कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना आ जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यही तो बात है। तो इसलिए क्लोरीन पर आ जाता माइनस का 1 चार्ज। कैसा आ जाता है? माइनस का 1 चार्ज आ जाता है। चीजें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? ठीक है, तो यही चीज है आपकी, बस यही चीज बनाती है आपकी। और जब ये आपस में क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयोनिक बॉन्ड का। ये चीज क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं भाई। ठीक है जी, चलो अब हम देख लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि कैसे हमें आउटर मोस्ट सेल में क्या करना, नोबल गैस बनना है,
मींस आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए किसी भी कीमत पर। अब देखो इसी वजह से ये रिएक्शन कर जाते हैं आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने या देने वाला भी तो होना चाहिए कोई साथ का। अरे ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने अभी आपको बोला Mg, ठीक है ना, और ऑक्सीजन की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये K क्लास होगी, ये L होगी, ये M होगी और ये N होगी, ठीक है ना। आपको पता है कि Mg का होता है एटॉमिक नंबर 12, इसको तोड़ोगे आप 2, 8 और 2, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का होता है 8, इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 में तोड़ोगे तो ये तो पता चल गया, ये तो आपका मेटल है। क्या है? ये तो आपका मेटल है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यानी 1, 2, 3 मैंने आपको बताया था, अगर किसी का आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो मेटल, और अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो गया? नॉन मेटल। तो ये नॉन मेटल हो गया जी। मेटल की क्या खास बात होती है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, सही है। और नॉन मेटल की क्या खास बात होती है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेना, सही है। अब ये कैसे आपस में रिएक्शन करेंगे भैया? आपको पता है ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा और इसको 8 कंप्लीट, देखो इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं है, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, 3 से ज्यादा नहीं। अब ये कितने चाहिए? इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 कंप्लीट करने, तो 6 तो लेगा नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 नहीं ले सकता ना, मैंने बताया ना, इसके भी आपका क्या होता है? रूल है, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है या दे सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। अब इसको क्या चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए? 6 चाहिए। तो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो कितने बचेंगे? इसका आउटर मोस्ट सेल में 8। अब इसको 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट को कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने बता रखा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है। अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है? इसके साथ में, इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाएंगे। ऐसे आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो देखें, चले जरा करें कैसे बनेगा। Mg है, Mg के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में। डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं अब हम, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे इसके आउटर मोस्ट सेल में। ऑक्सीजन, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के कितने हैं? आप बोलोगे सर 6 हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन थे ना, हमने उनको ऐसे कर लिया, सही है जी। अब इसको कितने चाहिए 8 कंप्लीट करने में? आप बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। आप बोलोगे सर 2 और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट कर देगा। ये क्यों डोनेट करेगा? क्योंकि मैंने बताया मेटल है। मेटल की खास बात होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, सही है। और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से Mg ने क्या काम किया था? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। क्या किए थे? दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, इसलिए आ जाता है इस पर पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन ने क्या काम किया था? अब बोलोगे सर ऑक्सीजन ने तो क्या काम किया था? ऑक्सीजन ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, ठीक है ना। क्या किए थे? 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसलिए इस पर आ जाता माइनस चार्ज। समझ में बात ये नहीं है। और इसी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, वो Mg कैसा बनता है? बोलो, Mg आयनिक बॉन्ड। Mg और ऑक्सीजन के बीच में जो बनता है वो कैसा बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है, सही है जी। कैसा बॉन्ड बनता है? बोलो जल्दी से। आप बोलोगे सर Mg और ऑक्सीजन के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। ऐसे आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होती है, ऐसे मेटल और नॉन मेटल आपकी रिएक्ट करती हैं। कंफर्म बात समझ में आ गई बात या नहीं? और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल में ही बनता है, ध्यान रखो। चीज समझ में आ गई? रफ कर दिया जाए, चलो जी, सही है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। यहीं के पहले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे वाले टॉपिक पर चलेंगे, ठीक है। जी हमने देख लिया था अपना टॉपिक, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, यानी मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मींस उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इस टाइप से वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया था? MgO के बारे में बताया था। किसके बारे में? MgO के बारे में। Mg पर किस आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और इस पर आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये बनाते हैं आपके आयंस। तो आयंस के बारे में देख लेते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स, यानी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होते हैं आपके आयंस जो होते हैं। और इस टाइप से जब आयंस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। मींस कहने का मतलब है जब आपके मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या करेंगे? कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने के बाद में आपका क्या बनाते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। समझ में बात है नहीं? तो होता क्या एक्चुअली में? आयोनिक बॉन्ड बोल रहा है द केमिकल बॉन्ड
ठीक है, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर, यानी ट्रांसफर कैसे करे, या तो डोनेट करे या गेन करे, किसको, इलेक्ट्रॉन को, फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। मींस कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, यानी वन एटम से अनदर एटम को ट्रांसफर, मींस या तो डोनेट किए जाए या फिर गेन किए जाए, तब जाके आपका क्या बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। समझ में बात यानी, और ये हमेशा क्या बनेगा, डिफरेंट एलिमेंट में बनेगा। जो आयनिक बॉन्ड है वो क्या बनेगा, हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स में बनता, मींस एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, तभी आपका आयोनिक बॉन्ड बन सकता है। और ये क्या बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं वन एटम टू अनदर एटम में, तभी आपका आयोनिक बॉन्ड बनता है। सही है जी, समझ में आ गई बात यानी है। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे अभी मैंने बोला MgCl2, क्या बोला मैंने, MgCl2, क्या इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, देख लेते हैं जरा, देखो Mg आपको पता है, Mg और Cl के कितने हैं, दो, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, MgCl2। Mg का आपको पता है भैया, ये हो गया K, L, M और N। K में इसका कितना होता है, 12 होता है, आप इसको ब्रेक डाउन करोगे 2, 8 और कितना बच गया लास्ट में 2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट में। ठीक है जी, Cl के कितने हैं, Cl के आप बोलोगे सर 17 होता है, 17, 2, 8 और 7। तो इसके आउटर मोस्ट स्किन में कितने हैं, आप बोलोगे सर 17 में 7 है इसके आउटर मोस्ट में, तो 7 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 है। अब तुम बोलोगे सर इसको भी 8 कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास में 7 है, इसके पास में भी 8 कंप्लीट करने के लिए इसको कितने की जरूरत है, आप बोलोगे सर 1 की, इसको भी 1 की। ठीक है ना, लेकिन इसको कितने की जरूरत है, देखो इसको तो 6 की जरूरत है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या नहीं कर सकता, ले तो सकता नहीं है, बट 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। किसको डोनेट करेगा, एक इसको डोनेट कर देगा और एक इसको डोनेट कर देगा। और क्या बनाएगा, Mg ने क्योंकि क्या किया है, दो आपके क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, जो डोनेट करते हैं उस पर आ जाता है पॉजिटिव सिंबल। और Cl के कितने थे, 2, और इस पर आ जाता है माइनस। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इस वाली Cl पे भी एक माइनस और इस वाली Cl पे भी एक माइनस, और तब जाके आपका क्या बनता है, ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है। तो ऐसे आपके यहाँ पर क्या बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखना, देखें। ठीक है ना, ये मैंने आपको करवा दिया पहला। ठीक है ना, सेकंड में आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है ना, जैसे CaO, ठीक है ना, क्या है CaO, ठीक है। सेकंड है आपका CO के बाद में है आपका MgO, ये तो शायद मैंने आपको करवा दिया है MgO का। ठीक है ना, CO के बाद है आपका NaCl, ठीक है जी, क्या NaCl है थर्ड। फोर्थ आपका क्या है, फोर्थ NaCl के बाद में है आपका CaCl2, क्या है CaCl2। ये सभी में देखना है, करके देखना है इनकी डॉट स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि डॉट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके अगले वाले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या क्या आयनिक कंपाउंड की जितने भी अभी हमने बनाए मतलब आयनिक बॉन्ड, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है आयनिक बॉन्ड की। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जितने भी होते हैं आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा ना, नमक, नमक है नहीं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में होता है। मतलब अगर उसको आप धूम में जाके देखोगे तो उनमें से क्या मारेगी, फ्लैश, यानी कि उनमें से चमक मारेगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। नंबर 2 क्या है भैया, नंबर 2 है आपका, जो कि आपके कितने होते हैं, जो भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, जितने भी आयनिक मतलब आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। किसके, किसके भैया, आयनिक कंपाउंड के। सही है जी। तीसरा पॉइंट क्या, वरना आप देख लो कैसे, मैंने आप बोला नमक लो, नमक को आप तवे पर डालकर उसको खूब हीट करो भैया, हीट करोगे लेकिन वो मेल्ट नहीं होगा। सही है, बहुत ज्यादा हीट करोगे, बहुत बुझाती। कहने का मतलब ये है, इसके तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज्यादा हाई होते हैं, इनको आसानी से आप मेल्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तीसरा, जितने भी आपके क्या होंगे, सारे के सारे जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे वो सॉल्युबल होंगे वाटर में। मींस कहने का मतलब ये है, अगर आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे नमक को ही देख लो आप, इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। चौथा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द डिसॉल्व इन वाटर। मतलब ये सॉलिड कंडीशन में अगर होंगे, क्या होंगे, अगर ये सॉलिड कंडीशन में है तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। लेकिन जब इनको हमें क्या काम कर देना, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर हमें उसको क्या काम कर देता हूं, उसको वाटर में डिसॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना, कि इसको आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी आयोनिक, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है, अगर मैं उसको क्या करता हूं, पानी में डिसॉल्व करता हूं,
तब ये गुड कंडक्टर है हीट मतलब किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। अगर सॉलिड कंडीशन है तो सॉलिड कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने की है, लेकिन जैसे ही हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में ये अपने अपने आयन में टूट जाएगी। जैसे NaCl है, Na प्लस Na और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा, जिसकी वजह से आयन की वजह से ही क्या होगी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ठीक है ना, सॉलिड कंडीशन में बट नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, यानी जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तब इनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, बट ये सॉलिड कंडीशन में बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलो भाई, तो अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में आपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा कि एक्चुअली में मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल जो क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं, और जबकि नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है ना, क्या करते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। मेटल क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, लूज करेंगे, समझ में बात नहीं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज बनाते हैं। अब ये आपने देख लिया कि बहुत सारे मेटल बहुत सारे नॉन मेटल होते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि एक्चुअली में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। अब एक्चुअली में ये बात ये आ जाती है कि ये जितने भी मेटल या नॉन मेटल है ये आपको कहां से मिलते हैं, आते कहां से हैं। ये हमारे पास में जो 118 मैंने आपको बताया, 118 जो एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट जो हैं, इनमें से आपके क्या हैं, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं और कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। इन 118 में से 92 एलिमेंट ही ऐसे हैं, सही है जी, जो क्या है, नेचर से गेट है। क्या है, कितने बच गए, बच गए आपके 26 जो एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट हैं जिनको इंसानों ने यानी आदमियों ने बनाया है अपने लैब में। तो बात हम 92 एलिमेंट की कर रहे हैं। अब ये इतने सारे जो हमारे पास में मेटल और नॉन मेटल हैं, ये एक्चुअली में आए कहां से हैं, उन्हीं के बारे में आपके लिए एक टॉपिक निकल कर आता है जिसका नाम है ऑकरेंस ऑफ मैटर, यानी मेटल एक्चुअली में कहां से निकलते हैं, मेटल नॉन मेटल। सिर्फ आपके बारे में टॉपिक जो है सिर्फ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन मेटल के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके कि एक्चुअली में जो मेटल हैं कहां से आते हैं आपके पास में। तुमने देखा होगा आपके घर में पंखा चल रहा है, लोहे की बनी हुई है, ठीक है ना, आपके घर में क्या बना हुआ है, आपके घर में गेट बना हुआ है, वो किससे, मेटल से बना हुआ है। बहुत सारी चीज आपके घर में मेटल से बनी हुई होंगी, एक्चुअली में ये मेटल आते कहां से हैं, सही है। तो इसी चीज के बारे में डिस्कस करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक टॉपिक, ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल कहां से ऐड करते हैं। तो ये जितने भी आपके क्या है मेटल है ना, सारे के सारे वो कहां से मिलेंगे, आपको नेचर से मिलेंगे, यानी इस पृथ्वी ने ही हमको सब कुछ दिया है, समझ में बात है ना, ये पृथ्वी हमारे लिए अनमोल है और हम इसी को क्या काम करते हैं, इसी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, ठीक है भैया। सेव अर्थ, सेव वाटर एंड सेव लाइफ, समझ में आई, इस चीज को भी ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये सारी चीजें आप जितनी भी आप क्या काम कर रहे हो, जितनी भी आप यहाँ पर जितनी भी बेनिफिशियल चीज ले रहे हो ना अपने लिए, पंखा कूलर एसी सब का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी की सारी किसने चीज दी है मालूम है आपको, अर्थ ने दी है, ठीक है जी। तो हम बात कर लेते हैं मेटल ने की ऑकरेंस ऑफ मेटल, एक्चुअली में मेटल कहां से गेट हुए हैं, ठीक है ना। इसी चीज के बारे में डिस्कस करना है। तो ये बोल रहा है द अर्थ, समझ में बात है, अर्थ जो क्रस्ट होती है, अर्थ की जो क्रस्ट होती है इज द मेजर सोर्स ऑफ द मेटल, यानी मेटल की जो जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है सबसे ऊपर वाली लेयर। अब मैं बात कर लेता हूं, मान के चलो ये आपकी अर्थ है, अर्थ को अभी हमने 3 लेयरों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले कौन सी लेयर आ जाती है, ये बीच वाली जो लेयर होती है इसको बोलते हैं हम क्या, कोर, क्या बोलते हैं जी, कोर होती है ये, यानी जो सेंटर होता है उसको कोर होते हैं, इसमें टोटल लावा भरा हुआ होता है और बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है ना, ये वाली लेयर होगी। दूसरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं जी, ठीक है। और तीसरी वाली इसको बोलते हैं क्रस्ट, क्या बोलते हैं, यही आपकी क्रस्ट, सही है, क्या है ये आपकी क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट है ये आपकी, सही है। मींस कहने का मतलब ये ऊपर वाली जिस पर आप रह रहे हो, ये वाली जो लेयर होगी इसको ही आप बोलोगे क्रस्ट। मींस जो जिस पर आप रह रहे हो ना, जिसमें आपने बिल्डिंग बना रखी है, जिस पर आप चलते हो, जिस पर आप आपके मतलब कि व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, यही आपकी क्रस्ट। तो ये मेन जो सोर्स है मेटल की वो क्या है, क्रस्ट ही है। अर्थ की जो ऊपर वाली जो लेयर है ना, सबकी सबसे ऊपर वाली लेयर, यहीं से ही आपको मेटल गेट होते हैं। कंफर्म बात समझ में, यानी नेचर से ही हमें जितने भी मेटल है वो सारे के सारे आपको नेचर से मिले, अर्थ ने ही दिए हैं आपको, ठीक है जी। जैसे कुछ तो आपको जो क्या होंगे मेटल होंगे, कुछ फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, कुछ कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अब ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या है, उसके लिए समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दी है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। देखो जितने भी मैंने आपको बताए थे, जैसे सपोज करो मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी आपकी क्या है मेटल है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है।
मतलब कम रिएक्टिव है। और सबसे ज्यादा AU AG ठीक है ना, सिल्वर गोल्ड, ये भी क्या है, ये बहुत रिएक्टिव है, वो सॉरी बहुत ही कम रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है ये कम रिएक्टिव होने की वजह से ही ये क्या करेंगे, नेचर में फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है। तुमने देखा होगा गोल्ड है, गोल्ड की आप चैन पहनते हो, उसको गले में लटका के घूमते हो, ठीक है, तो चैन कभी भी डल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ भी रिएक्शन करेगी नहीं, जैसा कलर है उसका ऐसा का ऐसे ही रहेगा, वो किसी के साथ क्रिया कर ही नहीं सकती है। तो ये जो मेटल होंगे आपके, ये सारे के सारे अर्थ में कैसे मिलेंगे, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, ये किसी के साथ में कंबाइन में मिलेंगे। तुमने देखा होगा यूट्यूब पे भी वीडियो देखी होगी कि मतलब कि सोने को कैसे निकाला जाता है ना, नॉर्मली वो लेते हैं जहां से सोना होता है, उसको बस क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं मिट्टी को, और आपको क्या मिल जाता है, आपको सोना मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया AgAuPt, ये फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, कम रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में कौन मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, सी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये किसी न किसी का कंबाइंड मिलेंगे, या तो ऑक्साइड फॉर्म में मिलेंगे, समझ में बात है ना, या किसी न किसी के साथ में ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। फिर उनको हमें सेपरेट करना होता है, सेपरेट करने के बाद में तब उनको क्या किया जाता है, आपको मतलब कि एलिमेंट को अलग करना पड़ता है। तो आपको जो आपके क्या मिलेंगे, मेटल होंगे, वो दो कंडीशन स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में, कंबाइंड। फ्री स्टेट में कौन कौन से मिलेंगे, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्शन करते नहीं है, फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। कंबाइंड स्टेट में जो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, वो कंबाइंड स्टेट में मिल जाएंगे। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि हम कैसे अर्थ से कैसे इन मेटलों को निकाल देते हैं। तो उस चीज को समझने से पहले आपको मिनरल्स के बारे में सुनना होगा कि एक्चुअली में मिनरल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ। समझ में आते हैं, ऐसे नेचुरल मटेरियल जिनसे हमें मेटल की गैट होते हैं, मतलब मेटल प्राप्त होते हैं अर्थ क्रस्ट के, उसको बोलते हैं मिनरल्स। सही है जी, समझ में आई बात नहीं? तो यानी हम पृथ्वी से जब खोदेंगे ना, तो सबसे पहले आपको मिनरल्स मिलेंगे, समझे, उन मिनरल्स को निकाला जाता है। तो वही बोल रहा था, नेचुरल मटेरियल्स, ये नेचुरल मटेरियल्स होते हैं इन विच द मेटल्स, जिनमें क्या होता है, मेटल्स होते हैं, जो कहां पर पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मिनरल्स। सही है। मिनरल्स के बाद में आ जाता है ऑर्स। ऑर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, मिनरल्स, ये एक टाइप के, क्या बोला, दोज मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली, मींस जिनके ऐसे मिनरल्स जिनमें क्या होता है, जिनसे हम प्रॉफिटेबली, मतलब आसानी से, बिना कुछ ज्यादा खर्च किए क्या निकाल सकते हैं, उनसे हम मेटल गेट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं और। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं। सही है। और क्या होते हैं, जिनसे ऐसे, ये क्या होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल आसानी से निकाल सके बिना कुछ खर्चे के, बहुत कम खर्चे पर, उनको बोलते हैं हम और। समझ में बात है नहीं भैया? तो ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सम मेन ऑर्स मैंने अपने लिखे इंपोर्टेंट ऑर्स, जो कौन कौन से, एक तो सोडियम, सोडियम, जैसे सोडियम हो गया, मैंने आपको बताया कि जो सोडियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सब क्या है, ये मतलब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिव मेटल हैं, जो किससे मिलाए जाते हैं, उनसे और से मिलाए जाते हैं। ये फ्री स्टेट में तो मिलेंगे नहीं, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम किससे मिलता है, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होती है, ठीक है ना, उनसे क्या किया जाता है, बड़े बड़े पत्थर की तरह उनको लाया जाता है, ट्रकों में भरकर, उनको फैक्ट्रियों में लाया जाता है, फैक्ट्रियों में उनको बहुत ज्यादा पीस पीस कर क्या काम कर दिया जाता है, उनको मतलब बहुत ज्यादा पाउडर के रूप में बना दिया जाता है। सही है। फिर उनसे जो इम्प्योरिटीज होंगी, उनको अलग निकाला जाएगा। सही है। तो इम्प्योरिटीज को अलग करने का प्रोसेस कहलाता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है ना, उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। एल्यूमिनियम का मोस्ट इंपोर्टेंट और क्या है, यानी एल्यूमिनियम किससे मिलती है आपको, ये बॉक्साइट। अर्थ में क्या होता है, बॉक्साइट, एक क्या होता है, बॉक्साइट एक मिनरल्स यानी और होता है, उससे क्या निकाला जाता है, एल्यूमिनियम सेपरेट किया जाता है। जिंक, जिंक किससे मिलता है, जिंक ब्लेड से मिलता है, यानी जिंक का जो मेन ओर है वो जिंक ब्लेड है। कॉपर, कॉपर का होता है कॉपर ग्लांस और क्यूपराइट होता है, यानी कॉपर इन दोनों चीजों से अर्थ से निकाला जा सकता है। उनको बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थरों को लाया जाएगा, तब उनको पीस कर तब जिनका एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट आयरन, आयरन किससे गैट होता है, हेमेटाइट होता है। सही है जी। मरकरी, मरकरी का क्या होता है, सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार होता है, ये मेन ओर। ठीक है। तो इसके बाद में अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, यानी हम कैसे और से मिनरल्स, सॉरी कैसे और से जो आपके मेटल्स हैं उनको कैसे गैट करेंगे, वही चीज हम पढ़ने वाले। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हम और को लिया है, अब उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब देखते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या हो रहा है, ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट इज और। समझ में बात नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ और क्या होता है, यानी उसके और से मेटल गैट करना ही एक्सट्रैक्शन कहलाता है। समझ में बात नहीं, यानी और है, और से मेटल निकालना ही क्या कहलाएगा, आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कहलाएगा।
अब ये जो एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें से नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ और। क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ और। तो कंसंट्रेशन ऑफ क्या और क्या होता है? रिमूविंग, क्या बोला? रिमूविंग गैंग फ्रॉम और, यानी कंसंट्रेशन और ऑफ होता है, यानी जो गैंग होती हैं, गैंग को क्या काम करना? रिमूव करना। किससे? उसके और से। जो और था, ठीक है ना, उससे क्या काम था? इंप्योरिटीज। गैंग बोले तो गैंग क्या होती है? देखो गैंग बोला था अनवांटेड इंप्योरिटीज। जो अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है ना, जैसे लाइक दैट स्टोन हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गए, ये सब के सब क्या होते हैं? अनवांटेड इंप्योरिटीज होती है, इनको आप गैंग बोलते हो। समझ में बात है नहीं? तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है? रिमूविंग गैंग फ्रॉम और, यानी जो और था, और से अनवांटेड जो वेस्ट मटेरियल था, जैसे स्टोन हो गया, सैंड हो गया, रॉक हो गए, इन सभी को क्या काम करना? अलग करना। क्या कहलाएगा? आपका कंसंट्रेशन ऑफ और कहलाएगा। समझ में बात है नहीं है? तो कैसे कैसे हम क्या काम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ और में? क्या क्या कैसे कैसे हम मेटल ऐड करते हैं? तो देखो सबसे पहले होता है आपका एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल ऑफ द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी ऐसी मेटल, यहां पर आ जाओ जरा, रिएक्टिविटी सीरीज ये है, ऐसी मेटल उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे उनके ओर से? तो ऐसी मेटल जो क्या करती है? बॉटम पर, यानी नीचे मिलती हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होती हैं। पहली बात तो वो रिएक्शन नहीं करती, जैसे एयू हो गया, एजी हो गया, ये तो बिल्कुल आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे। ये तो नॉर्मल, इनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकालो और ऐसे ही इनको क्या कर दो? ऐसे ही इनको मेल्ट करके क्या काम करना होता है? मेल्ट करने के बाद में इसकी ज्वेलरी बन जाती है, तो इनको तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी ऐसी मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आती हैं, उनका हम मतलब एक्सट्रेक्शन कैसे करेंगे? तो सिर्फ और सिंपल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या नहीं होती? रिएक्टिव नहीं होती है, बस उनको क्या कर दिए? उनको हीट कर दो, बस बाय हीट। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या काम करो? आप उनके और को लो और क्या काम कर दो? हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा? आपका जो मेटल है वो क्या हो जाएगा? हीट करने से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव होता है, वो बहुत वीक बॉन्ड बनाए रहता है, इस वजह से उसको इजीली हो जाता है उसके और से निकाल देना। तो जो नीचे सबसे, आपको ये प्रोसेस पूछा भी जाएगा कि जो नीचे सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे मेटल होती हैं, उनका एक्सट्रेक्शन हम कैसे करते हैं? दो बाय हीट, यानी बस हीट कर दो और आपका क्या हो जाएगा? मेटल बाहर निकल जाएगी। जैसे मरकरी, देखो मैंने आपको बताया, ये तो नॉर्मली आपको पता है, ये तो फ्री स्टेट में मिलेंगे ही मिलेंगे, मींस ये ज्यादा नॉर्मल, इनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मरकरी हो गया, मरकरी होता है इसका, ठीक है ना, सिनेबार मैंने बताया था HgS होता है, ठीक है ना, इसमें सल्फेट की इंप्योरिटीज होती हैं, तो इसको क्या है? सल्फर की, तो इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में बस आप हीट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? HgO मिल जाएगा। बस HgO को लो, उसको फिर से हीट कर दो, क्या क्या मिल जाएगा? मरकरी मिल जाएगी आपको। सही है? बस हीट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं? जो सबसे नीचे जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, उनको आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बात आ जाती है एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल ऑफ द मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो मिडल में आती हैं, ये वाली मिडल में जितनी भी आपकी क्या आती है? मिडल में जो आपकी क्या आती हैं? एलिमेंट आती है, उनका एक्सट्रेक्शन हम कैसे करेंगे? तो उनका एक्सट्रेक्शन हमें क्या करती है? ये जो जितनी भी मिडल में जितनी भी आपकी एलिमेंट देख रहे हो ना, ये मिडल में जितनी भी मेटल देख रहे हो, इनमें मोस्ट ऑफ दीज जो इंप्योरिटीज होती है ना, वो सल्फाइड की या फिर कार्बोनेट की होती है। क्या बोला मैंने? ये जो मिडल में जो आपकी एलिमेंट है, सही है, इनमें जो मोस्ट ऑफ दीज जो इंप्योरिटीज होती है, किसकी होती है? सल्फाइड की या कार्बोनेट होती है। तो सल्फाइड की जैसे Zn जिंक हो गया, ZnS, देखो इनमें सल्फाइड की है, या एक और दूसरा और होता है Zn का, ZnCO3। तो इनमें क्या मिलेगी? मोस्ट ऑफ दी या तो सल्फाइड की इंप्योरिटीज मिलेंगी या कार्बोनेट की इंप्योरिटीज लिखेंगे। तो सल्फाइड की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए आपका प्रोसेस आता है रोस्टिंग। क्या होता है? रोस्टिंग। और लेकिन जो कार्बोनेट की इंप्योरिटीज होती है, उनको सेपरेट करने का काम जो होता है, उसके प्रोसेस आता है, उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। सही है? तो रोस्टिंग प्रोसेस क्या होता है? एक रोस्टिंग जो प्रोसेस होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें स्ट्रांगली हीट किया जाता है, किसको? और को सॉरी, स्ट्रांगली हीट क्या किया जाता है? और को क्या किया जाता है? स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एयर की प्रेजेंटेशन में क्या काम किया जाता है? जो और था जिसमें सल्फाइड की, मैंने क्या बोला? रोस्टिंग। क्या होगा? रोस्टिंग में सिर्फ उन्हीं इंप्योरिटीज की क्या किया जाएगा? उन्हीं का एक्सट्रेक्शन किया जाएगा, उन्हीं और का एक्सट्रेक्शन किया जाएगा जिसमें सल्फर यानी सल्फाइड की इंप्योरिटीज होंगी। ध्यान रखना भाई, तो रोस्टिंग में सल्फाइड की ही इंप्योरिटीज क्या की जाती हैं? अलग की जाती हैं।
तो रोस्टिंग क्या ऐसा होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो और होता है उसको स्ट्रांगली हीट किया जाता है, किसकी प्रेजेंटेशन में, एयर की प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना, जिससे क्या होती है, सल्फाइड की इंप्योरिटीज दूर हो जाती हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ZnS है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में मैंने क्या काम किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में इसको हीट किया है, क्या किया है, गर्म किया है, तो जिससे ZnO मिला। अब ZnO में हम क्या कर देंगे, कार्बन मिला देंगे, क्यों, क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक बाहर निकल जाता है। सही है जी। लेकिन कार्बोनेट की इंप्योरिटीज को अलग करने के लिए बताया आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें और को हीट किया जाता है अब्सेंस ऑफ एयर, बस ये ध्यान रखना, यानी कि एयर की अब्सेंस में, एयर उसमें नहीं ली जाती है, कि उसको क्या किया जाता है, और को हीट किया जाता है, जिससे कार्बोनेट की इंप्योरिटीज क्या हो जाती है, अलग। यहाँ पर भी ZnO मिला है, ZnO में फिर से वही यहाँ पर कार्बन मिला देंगे, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और Zn आपका सेपरेट हो जाएगा। सही है जी। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाता है, इस टाइप से आपका यहाँ पर एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में देखो, हमने एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल कर लिया था। एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल करने के बाद में जो हमें मेटल मिला था, अभी भी वो कंप्लीटली अगर मैं बोलूं कि 100% वो प्योर है, तो 100% प्योर नहीं होता, अभी भी उसमें क्या रह जाती है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं। तो अब उस जो मेटल मिला था एक्सट्रेक्शन करने के बाद में, अब हमें उसको क्या काम करना पड़ेगा, उसको बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा, 95 या 96 या 98% तक क्या करना होगा, प्योर करना होगा, क्योंकि 100% तो प्योर नहीं मिल सकते कोई नेचर चीज। तो मैंने क्या बोला, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो यहाँ पर आपका आ जाता है टॉपिक, जो टॉपिक है आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो होगा, जो आपका मेटल हमने एक्सट्रेक्शन ऑफ मेटल किया था, वहां से जो मेटल मिला था, अभी में उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज रह जाती हैं, तो उन इंप्योरिटीज को क्या करना, प्योर करना, यानी जो आपका इम्प्योर मेटल था उसको प्योर करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। समझ में आई बात ने क्या बोला, प्योरिफाइंग इम्प्योरिटीज मेटल्स, उसको क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जो इम्प्योर मेटल था उसको प्योर करने का मेथड ही क्या कहलाएगा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इस मेथड में जो सबसे यूज जो किया जाता है, सबसे तकड़ा वाला जो यूज किया जाता है मेथड का, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू सबसे ज्यादा मेटलों को रिफाइनिंग किया जाता है। सही है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरिजन, ठीक है ना, आपको पता ही है, द ईटिंग ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, यानी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन में किसी भी मेटल का खराब होना क्या कहलाएगा, कोरिजन। और उस कोरिजन में आ जाता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। आयरन आपको पता ही है, आयरन में मतलब जंग लगना। कैसे जंग लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब होता है आयरन में जंग लगना। तो कैसे लगता है आयरन में जंग, आप सभी को पता है, जब आप क्या काम करते हो, किसी भी आयरन की निब को एयर की प्रेजेंटेशन में, मॉइस्चर की प्रेजेंटेशन में क्या काम कर देते हो, रख देते हो, तो उस पर कुछ जंग जम जाता है, उसको ही बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है रस्टिंग के लिए, आपको पता ही है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंटेशन होनी जरूरी है और वाटर की प्रेजेंटेशन जरूरी है, इन्हीं में आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। अब कैसे बचाएं प्रिवेंटेशन ऑफ रस्टिंग, कैसे बचाएं आप रस्टिंग से किसी चीज को, यानी जंग से कैसे बचाएं आपके कोई भी मेटल की चीज है, जैसे घर पे गेट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है मेटल का, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, तो उसके लिए नंबर 1 या तो आप क्या कर दो, पेंट कर दो, ठीक है ना। नंबर 2 गैल्वेनाइजेशन कर दो, यानी कि मतलब किसी भी धातु की उस पर परत चढ़ा दो, लेयर चढ़ा दो। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या काम किया जाता है, उस पर पेंट किया जाता है। जैसे ताला देखा है ना आपने, जैसे मेरे घड़ी देख रहे हो, जैसे एक गोल्ड जैसी लग रही है बट गोल्ड की नहीं है, इस पर क्या हुआ है, गैल्वेनाइजेशन देखोगा, ठीक है ना। जितने भी रिम होते हैं आपके रिम, ठीक है ना, गाड़ी के रिम, वो सब उनमें गैल्वेनाइजेशन होता है। क्या क्या कर सकते हो प्रिवेंटेशन में, ग्रीस लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो, पेंट कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, ये सब प्रिवेंटेशन है रस्टिंग के। नेक्स्ट आ जाता है एलॉय। एलॉय क्या होता है भैया, एलॉय जो होता है बहुत सारी धातुओं का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारी, किसका, मेटलों का, उसको बोलते हैं हम एलॉय। कौन कौन से एलॉय हमारे पास में, ब्रॉस है, ठीक है ना। ब्रॉस क्या क्या होता है इसमें, देखो कॉपर और जिंक, ये याद कर लेना भैया। कॉपर कितना होता है 80% और जिंक होता है इसमें 20%। समझ में बात ये नहीं है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज की बात कर ले तो कॉपर होता है 90% और एसएन होता है इसमें 10%, यानी ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रास, वो क्या होता है आपका कॉपर और जिंक का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जबकि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और सिंक यानी टिन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जबकि अमलगम मरकरी के साथ में किसी भी मेटल को आप ले सकते हो, यहाँ सभी मेटल को क्या कर लेगी, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगी और एलॉय बना देगी, तो ये इसको बोलते हैं हम अमलगम। तो यहाँ पर आपका टॉपिक जो होता है और चैप्टर जो होते हैं सारे लास्ट होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो यार, हमने मेहनत के लिए बहुत ज्यादा, हमारी मेहनत मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा, एक चैप्टर को एक शॉर्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत होती है, ठीक है ना। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा यार शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। मिलेंगे हम ऐसी ही और मजेदार वीडियो में। अब हमारे ये तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लेकर आएंगे आपका, शायद ये तीसरा चैप्टर था ना, हाँ, चौथा चैप्टर लेके आएंगे, चौथा चैप्टर को कराएंगे हम, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।